जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 16 सितंबर 2025 के बाद से अब तक 1092 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं और इन ऑर्डरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड करना, डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड करना, टैंक के हिस्से और सब सिस्टम्स, टीआर मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ईवीएम, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं। वहीं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि एसएफसी का नया चीफ बनाया गया है। ये कमांड भारत के परमाणु हथियारों और मिसाइल बलों की देखरेख करती है। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना का नया तेजस मार्क 2 पुराने मिग-29 यूपीजी और मिराज 2005 की जगह लेगा, आप सब जानते हैं। लेकिन अब तेजस मार्क 2 एक मिनी राफेल कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बेहद आधुनिक रडार, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे होंगे। इसमें गैलियम बेस्ड आइस रडार होगा जो 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन को देख सकता है और ये रडार अस्त्र मिसाइल फैमिली यानी कि मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 के साथ मिलकर दुश्मन के विमान को हमारी सीमा से बाहर निकले बिना ही मार गिरा सकता है। तेजस मार्क 2 में गांडीव मिसाइल लगाई जाएगी जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। इवन इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे और ये 6.5 टन के हथियार ले जा सकता है जिसमें कि हवा से हवा, हवा से जमीन और ब्रह्मोस एनजी जैसे हथियार शामिल है। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल से भी बचाएगा। अभी तक मिग-29 यूपीजी और मिराज 2000 ये डॉग फाइट के लिए अच्छे माने जाते हैं लेकिन उनकी रडार और मिसाइल की रेंज कम है। राफेल काफी ताकतवर है लेकिन महंगा है और ये कैरियर ऑपरेशंस के लिए बना है। तेजस मार्क 2 हल्का होगा, सस्ता होगा और आधुनिक होगा। खास तौर पर सीमा से अंदर रहते हुए दुश्मन को मार गिराने के लिए इसे डिजाइन किया जा रहा है। 2028 से 29 के बीच तेजस मार्क 2 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है जिसकी कम से कम शुरुआती 6 स्क्वाड्रन्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी की और मिसाइलें चाहिए ताकि युद्ध शुरू होते ही पाकिस्तान के हवाई अड्डों का काम बंद कर दिया जाए। इंडियन एयरफोर्स की ऑब्जर्वेशन ये है कि शुरुआती 12 घंटे में लगभग 100 जैसी मिसाइलें चाहिए ताकि दुश्मनों के रनवे, हार्डन शेल्टर्स, हैंगर और सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। डीआरडीओ से कहा गया है कि वो आईटीसीएम यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को तेज करे। 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की सबसोनिक एएलसीएम बनेगी। ब्रह्मोस ए को 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक बढ़ाने की योजना है। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 300 किलोमीटर होगी। इसके अलावा एचएएल के कैट्स हंटर की रेंज को भी 350 किलोमीटर से आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी 300 किलोमीटर रेंज वाली एएलसीएम पर भी काम कर रही है। यानी कि कई रास्तों से भरोसेमंद स्टैंड ऑफ ताकत भारत को इस वक्त चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी ये है कि जंग में शुरुआती दौर में 8 से 10 जो दुश्मनों के हवाई अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जाए और हर टारगेट पर 8 से 12 मिसाइलें लग सकती है ताकि किसी भी तरीके का जो संरक्षण और बैकअप है वो काम ना आए दुश्मन का। वर्तमान स्टॉक और डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 100 एएलसीएम की जरूरत दिखाई दे रही है ताकि किसी भी विवाद में पहले ही घंटे में फायदा मिल सके। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना लगभग 63 रशियन Su-57 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदती है, मतलब 3 स्क्वाड्रंस को खरीदती है, तो ये स्टेप इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा 29 स्क्वाड्रंस को और जो प्रस्तावित 42 स्क्वाड्रंस हैं उसके बीच का अंतर कम कर सकता है, खास करके मिग-21 की रिटायरमेंट और तेजस प्रोग्राम की देरी के बाद। रशिया इस डील से जुड़ रहा है और इवन इसमें किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स गहरे अंदर तक हवाई हमले कर सकेगी बिना पायलटों को खतरे में डाले। इस डील के तहत 36 से 40 विमानों का पहला बैच 2028 तक इंपोर्ट किया जाएगा। बाकी विमानों का लोकल प्रोडक्शन एचएएल के नासिक में 2032 तक हो सकता है। यहाँ पर किंजल ALBM Su-57 के इंटरनल वेपन वे से लॉन्च होगी जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया जा सकता है और इसके जरिए 2000 किलोमीटर तक के गहरे लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि सीमा में घुसपैठ किए बिना एयर सिक्योरिटी बनाए रखना और नुकसान कम करना होगा। वहीं भारतीय सेना एक नया व्हील टैंक डिस्ट्रॉयर डेवलप करना चाहती है। ये देश में बने प्लेटफॉर्म पर काम करेगा और इस वाहन में ऊपर से वर्टिकल लॉन्च होने वाले 12 से 16 ETGM होंगे, यानी कि ज्यादा मिसाइलें एक ही वाहन में रखी जा सकती है। यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के कई फायदे मिलेंगे, तो ज्यादा क्षमता जैसे मैंने बताया यानी कई मिसाइलें रखी जा सकती है। इसके अलावा 360 डिग्री टारगेटिंग क्षमता होगी, यानी किसी भी दिशा में बिना करवट बदले ये दुश्मनों को मार गिरा सकती है। इवन इसका प्रोफाइल भी छोटा रहेगा। हालांकि यहाँ पर लॉन्च के तरीकों पर फैसला करना बाकी है, जिसमें कोल्ड लॉन्च यानी कि पहले मिसाइल बाहर निकले और फिर इग्नाइट करे, या फिर हॉट लॉन्च यानी कि लॉन्चर में ही मिसाइल जलती है। यहाँ पर कोल्ड लॉन्च का ये फायदा होता है कि वाहन को कम गर्मी IR सिग्नेचर मिलता है, लेकिन ये काफी महंगा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
ऐसे में हॉट लॉन्च जो है वो सरल और सस्ता होता है लेकिन ज्यादा गर्मी पैदा करता है। यहाँ पर दोस्तों DRDO की नाक जिसकी रेंज 4 से 7 किलोमीटर है, टैंडम वॉरहेड और आधुनिक MBT पर ये काफी असरदार हो सकती है। इसके अलावा MP-ATGM जिसकी रेंज 2.5 से 4 किलोमीटर है, ये हल्का और पोर्टेबल ऑप्शन है। हेलिना जो कि एक एयर लॉन्च मिसाइल है, इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर है और इसे भी व्हीकल के हिसाब से अनुकूलित किया जा सकता है। इवन यहाँ पर विदेशी ऑप्शंस पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि इजरायली स्पाइक या फिर रशिया का कॉन्कर्स। भारतीय सेना चाहती है कि ये प्लेटफॉर्म तेज और ज्यादा फायर पावर दे और दूर से दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सके ताकि हमारे ब्रिगेड और बटालियन सुरक्षित रह सके। इवन DRDO और इंडस्ट्री से विशेषज्ञता लेकर लॉन्च मैकेनिज्म, मिसाइल इंटीग्रेशन और हार्डवेयर डिजाइन पर भी फैसले लिए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर सही मिसाइल और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मिलेगा तो ये कन्वेंशनल टैंकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर कि जब तुरंत कई टारगेट्स को इंगेज करना हो। वही चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने कहा है कि उसके नए रॉकेट पूरी तरीके से रीयूजेबल है, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब यह कि रॉकेट का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होगा या फिर पीछे नहीं छूटेगा। कंपनी ने यह ऐलान सिडनी के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में किया है। अग्निकुल ने पिछले साल अपना पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण तैयार किया था, जिसका सब ऑर्बिटेबल टेस्ट भी किया गया था और अब जल्द ही इसका ऑर्बिटेबल लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट लॉन्चिंग सस्ती और फ्लेक्सिबल होगी। इवन इसरो और इन स्पेस ने भी उन्हें रॉकेट स्टेज रिकवरी और रीयूज के लिए काफी फायदा दिया है। अग्निकुल के पास भारत, अमेरिका और यूरोप में कई पेटेंट है, जिसमें मल्टीपर्पज और रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी शामिल है। कंपनी का टारगेट है कि छोटे सैटेलाइट मिशनों के लिए कम कीमत और कॉम्पिटिटिव सर्विसेज दी जा सके और इन टेक्नोलॉजी से न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि स्पेस डिब्रीज भी घटेगी। वही दोस्तों, ऑयल इंडिया ने अंडमान में नेचुरल गैस खोजी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप के पास समुद्र में प्राकृतिक गैस मिलने की जानकारी दी है। ये खोज विजयपुरम 2 कुएं में हुई है, जो ऑफशोर अंडमान ब्लॉक AN OSHP 2018/1 में ड्रिल किया गया। शुरुआती जांच में गैस के सैंपल में 87% मीथेन पाई गई है। गैस की सही मात्रा और कमर्शियल उपयोग की संभावना का पता आने वाले महीनों में लगेगा। यह अंडमान क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन मिलने की पहली खोज है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि कुआं अंडमान के पूर्वी तट से 17 किलोमीटर दूर और 295 मीटर गहरे पानी में खोदा गया। इस खोज से भारत की तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं भारत और भूटान ने 2 रेल लिंक बनाने की संयुक्त योजना तैयार की है। पहला बनारहट पश्चिम बंगाल से समस से भूटान, दूसरा कोकराझार असम से गेलफू भूटान तक। इन परियोजनाओं की कुल लागत 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इस रेल लिंक का दोस्तों जो सबसे बड़ा एम है वो है सामान और यात्रियों का सुचारू संचालन किया जा सके, भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और ग्लोबल नेटवर्क तक आसान पहुंच हो पाए। ये भूटान के साथ पहली बार रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होंगे। दोस्तों, प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है और कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खुद रशिया S-500 को पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं कर पाया, इसलिए रशिया ने भारत को अभी इसके लिए तैयार रहने का जवाब नहीं दिया है। इवन यहाँ पर हमारे पास देसी ऑप्शन भी है, जैसे कि DRDO ने पहली फेज 1 BMD प्रोग्राम यानी कि PAD और AAD में कुछ सफलता पाई है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बड़े पैमाने पर अभी इसे अपनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब फेज 2 प्रोग्राम जिसमें कि AD1 और AD2 और प्रोजेक्ट कुशा पर काम चल रहा है, ये सिस्टम आने वाले सालों में लंबी दूरी के दुश्मन मिसाइलों और हवाई खतरों से निपटने की ताकत देंगे। इस समय दोस्तों भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सस्ती और देसी इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों को ऑपरेशनल करे। S-500 काफी महंगा भी है और तकनीकी रूप से रशिया इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हमसे शेयर करेगा। ऊपर से DRDO पहले से ही ऐसे सिस्टम बना रहा है जो कि भविष्य में S-500 के बराबरी या फिर कम से कम काफी करीब पहुंच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर S-400 ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि भारत पहले ही इसका इस्तेमाल कर रहा है और भारत के पास ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी मौजूद है। मतलब भारत को अब S-500 जैसी महंगी विदेशी डील की बजाय अपनी स्वदेशी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए। यही सस्ता, भरोसेमंद और स्ट्रैटेजिक रूप से बेहतर रास्ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बड़ा धमाका हुआ और ये विस्फोट फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के पास हुआ जब एक फिदायनी हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। इस धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूरी तक सुनाई दी। यहाँ पर दोस्तों आप सबको मालूम है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों ने क्या आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से वहाँ अब पाकिस्तान के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए वहाँ के कई ग्रुप पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चला रहे हैं। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।